गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है कैलोरीमेट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर ऑफ द हीट। तो दोस्तों इस चैप्टर से बहुत चांसेस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस आ जाए। जैसे कि नीट के अंदर बात करें अगर, तो नीट में 110% श्योर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर है ना? बहुत ही इजी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 दिन अगर इस कैलोरीमेट्री को दे दिया जाए प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपको एक क्वेश्चन हमेशा सही करके दे देगा। मतलब जो क्वेश्चन वहां पर एक आएगा वो आपका 110% श्योर बन जाएगा। अब चाहे वो नीट में आए चाहे वो जेईई में आए, इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा इजी ही बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? इनफैक्ट जेईई एडवांस में से भी आता है, तो जेईई एडवांस में क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड इजी होते हैं। क्लियर है क्या? है ना? चलिए दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलोरीमेट्री का एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि कैलोरीमेट्री में असलियत में होता क्या है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने पूरा कैलोरीमेट्री पढ़ लिया होता है, जिन्होंने पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के 11th 12th कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका नहीं पता होता है। तो आज मैं इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहा हूँ कैलोरीमेट्री का, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से, फिर इसके बाद हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों सबको ये बात पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है? अब क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर हैं जो अलग होती है, मैं आपको वो सब समझा देता हूँ। ठीक है? और ये बात आपको पता भी होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है? चलिए, और बायो वाले लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सब, है ना? क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें होंगी यहाँ पर, तो बायो वाले लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जो जीवन में जनरल लाइफ में हम किलो कैलोरी को ही 1 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है? मतलब हमारी जो गिनती जो भी होती है ना, वो सारी हम कैलोरी में बोलते हैं, जबकि असलियत में वो किलो कैलोरी होती है। तो एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हम वहां पर एक्चुअल वैल्यू भी लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? किलो तभी बोलेंगे जब 1000 का मल्टीप्लाई हो। क्लियर है ना? पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीजें किलो कैलोरी में ही होती है, और हमें किलो कैलोरी की ही समझ होती है ना? हम फील भी किलो कैलोरी को कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने 2000 कैलोरी 3000 कैलोरी बोलने से अच्छा हमने उसको ना 2 कैलोरी 3 कैलोरी बोलना शुरू कर दिया। क्लियर है क्या? तो आप लोग एक बात ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बोलना बात, है ना? फिजिक्स में तो जो होगा वही आंसर लेके रखना है ना? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रखना है कि जो किलो कैलोरी है ना, उसी को हम कैलोरी बोलते हैं। ठीक है? उसको कैलोरी चला रहे हैं। क्लियर है? चलिए, एक तो अपने को ध्यान रखना है। अब ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि डाइट किस तरह से मेंटेन की जाती है। जैसे मान लो किसी भी पर्सन को अपना वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो वो इसी के थ्रू होगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, अगर मुझे 1 किलो वेट को लॉस करना है ना दोस्तों, अगर 1 किलो वेट को मुझे लॉस करना है, तो मुझे लगभग 8000 से 9000 तक कैलोरी बर्न करना पड़ेगी दोस्तों। मुझे 8000 से 9000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगी। ठीक है? और मैं इसमें किलो नहीं लगा रहा, ध्यान रखना कि हम पूरा कैलकुलेशन कैलोरी में ही बोलते रहते हैं, है ना? तो 1 किलो को लॉस करने के लिए मुझे 8 से 9000 की कैलोरी बर्न करना होगा। ठीक है? अब जैसे समझते हैं, ये तो समझ में आ गया कि मुझे 1 किलो वेट लॉस करना है तो मुझे 8-9000 कैलोरी थोड़ा सा बर्न करना पड़ेगा। तो अब बर्न कैसे होती है ये बात ध्यान रखिए। जैसे आप हाफ आवर की वॉक करके आए, आप आधे घंटे वॉक करके आए, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपकी 150 कैलोरी के करीब आपका बर्न हो जाएगा, करीबन 150 कैलोरी। और अगर आप 1 घंटे वॉक करके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे वॉक में आप 300 कैलोरी के करीब आप बर्न कर चुके होंगे। ठीक है? आपने सुबह उठे 1 घंटे वॉक करके आए हो तो आपकी 300 कैलोरी बर्न हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कमाल की बात क्या होती है कि आप 1 घंटे वॉक करके आए हो, थक गए हो, अब जैसे ही घर पे आए आपने उठाया गुलाब जामुन और खा लिया, तो दोस्तों जो आपने अभी वॉक करी ना, उसका हिसाब बराबर हो गया। ठीक है? क्योंकि एक गुलाब जामुन में लगभग 300 कैलोरी होती है, तो आपको कोई वेट लॉस नहीं हुआ है। अब हमें लगता है कि यार हमने तो बहुत मेहनत करी, रोज सुबह जाता हूँ दौड़ लगाने, है ना, और 1 घंटे दौड़ लगाता हूँ और घर पे आकर गुलाब जामुन खा लेता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई दौड़ नहीं लगाई, और आप दूसरों को बताते हो तो कि मैंने तो दौड़ लगाई है, कोई मतलब नहीं। ठीक है?
आपको कैलोरी का गणित समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको कैलोरी का गणित समझना पड़ेगा कि वेट लॉस कैसे करना है। वेट लॉस करने के लिए लोग बहुत सारे चीजें यूज करते हैं कि भाई हम जिम चले जाएंगे, ऐसा वैसा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। जिम आपको बस जरा सा सपोर्ट करता है। एक्चुअली अगर आप बात करें तो जिम का परसेंटेज सिर्फ 20 है वेट लॉस करने में, और 80% डाइट पर डिपेंड करता है कि आपका वेट लॉस होगा कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जिम जाओ या ना जाओ मगर वेट लॉस करा जा सकता है अगर आप डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्लियर है बात? पक्का? तो अब हमने क्या समझा कि 1 किलो को बर्न करना है मुझे, तो मुझे 8,000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगी, और 1 घंटे की वॉक मेरी 300 कैलोरी बराबर होती है। जब मैं 1 घंटे जिम कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है ना, 1 घंटे जिम कर लेता हूँ, लगभग मेरी 500 से 700 कैलोरी बर्न हो जाएगी मैक्सिमम में, इतने अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हार्ड जिम है ना, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो 1 घंटे की अगर आप जिम करोगे तो जाकर आपका इतना बर्न होता है। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये तो हो गया वेट लॉस करने का फैक्टर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम जो खाते पीते हैं उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं अब आपको जो भी डाइट आप खाते हो उसका समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर आप 1 कप चाय पी लेते हो, 1 कप चाय पीते हो, 1 कप टी में आप नियरली मानिएगा कि 80 कैलोरी के करीब होता है, 80 कैलोरी, ठीक है। और अगर हम सुबह की और शाम की गिनिए तो 2 कप टी हो जाएगी, उसमें लगभग अपन बोल सकते हैं कि 150 कैलोरी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से समझते चलना आप कितना ज्यादा खा रहे हो, है ना। तो ये 2 कप चाय भी 150 कैलोरी। ब्रेकफास्ट करा अपन ने, ब्रेकफास्ट करते ही अपने को लगभग 150 से 200 कैलोरी अपने को मिल जाएगी। चलो अपन 150 कैलोरी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। अब हम मान लो 2 बार खाना खाते हैं, एक सुबह और एक मतलब दोपहर में और एक शाम को। तो जब आप 2 बार डाइट लोगे तो एक डाइट में दोस्तों लगभग आप 4 रोटी तो खाते होंगे, है ना। तो 4 रोटी हो गई, सब्जी हो गई, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपन ने दाल राइस ले लिया, ठीक है, थोड़े से दाल राइस। तो एक रोटी के अंदर ये बात ध्यान रखना कि एक रोटी के अंदर नियरली 100 कैलोरी होती है दोस्तों। कितनी? 100 कैलोरी होती है। अब ये ध्यान से समझना पड़ेगा, एक रोटी के अंदर 100 कैलोरी, तो 4 रोटी में 400 कैलोरी। अब 400 कैलोरी प्लस सब्जी है तो 100 कैलोरी ले लो, तो 500 कैलोरी। और अगर आपने दाल राइस में ले लिए 4 रोटी के बाद तो वो हो जाएगा लगभग 600 से 700 कैलोरी। तो 600 से 700 कैलोरी का डबल करना पड़ेगा, 2 बार डाइट खा रहे हैं तो हम बोलेंगे 1400 कैलोरी, ठीक है। तो नियरली 1400 कैलोरी। अब ध्यान से समझना, टोटल अगर मैं आपको बात करूं तो देखो ये नॉर्मल पर्सन बहुत सादा जीवन जी रहा है, ज्यादा खाना नहीं खाता, ठीक है, सादा जीवन। तो 1400 प्लस 300 तो मतलब 1700 कैलोरी इसने गेन कर दिया दोस्तों। कितना गेन कर दिया बेटा? 1700 कैलोरी। अब सोचो 1700 कैलोरी से गेन कर दिया, जबकि 1 घंटे तक दौड़ लगाया जाए या 1 घंटे तक सॉरी वॉक करा जाए, 1 घंटे वॉक करा जाए तो लगभग 300 कैलोरी जाती है। अब तुम खुद सोच सकते हो कि उसको लगभग 6 घंटे दौड़ना पड़ेगा इसको बचाने के लिए, मतलब इतना लॉस करने के लिए 6 घंटे दौड़ना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है क्या कि सीन किस तरह से चल रहा है ना। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस कम करना है तो। क्लियर है क्या? अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ। तो तुम बोलोगे सर फिर तो हमारा वेट बढ़ते ही जाएगा इसको, क्योंकि हम तो दौड़ते ही नहीं, हम तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं, तो हम तो सर वेट लॉस नहीं कर रहे, हम तो गेन ही करे जा रहे हैं। एक्चुअली तो होता ही है, मगर अब मैं थोड़ा सा चीजें और क्लियर कर देता हूँ, फिर भी हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ता। अब दोस्तों ऐसा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट चल रहा है, आंखें चल रही है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर इधर से उधर चलते रहते हैं, तो लगभग आधा कैलोरी पर सेकंड अपना चलता रहता है। और मैं नॉर्मली बात करूं, नॉर्मली एक पर्सन बिना कुछ करे सिर्फ बैठ के पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, क्या करता है? स्टडी करता है नॉर्मली, है ना। अगर आपकी बात करें अपन, तो अगर वो स्टडी करता है नॉर्मली पूरे दिन भर, है ना, जो भी टाइम इधर से उधर स्पेंड करता है, तो आप ये मान के चलिए लगभग 1400 से 1500 कैलोरी आपकी बॉडी ऐसे ही बर्न कर जाती है, बर्न कर देती है। ये बर्न कर देती है, इसलिए आपको भूख लगती है, इसलिए आप खाना खाते हो। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप ना 1500 कैलोरी आप नॉर्मल तौर पे ही आप 100 लोग 24 घंटे में 1500 कैलोरी आपकी बर्न हो जाती है।
ठीक है, 1500 कैलोरी ऐसे ही इजीली बर्न हो जाती है। और उसके बाद अगर आप पूरे दिन भर का डाइट खाओ तो 1700 कैलोरी है, तो लगभग 200 कैलोरी अपने इसमें आ गया, आप ये मान सकते हो। अब उसमें अगर आपने अगर वॉक कर लिया तो आपका वेट कम होने लगेगा। अब अगर आपको मान लो वेट घटाना ही है तो आप क्या करो, देखो ये तो आपका रेगुलरली हो गई, ये तो बर्न होना ही है, तो आप अपनी बर्न बढ़ाते हैं। अब मैं अगर मान लो 1 घंटे जिम या वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपने पास लगभग 300 से 400 कैलोरी आप है ना, थोड़ा रनिंग या वॉक कर लो तो 300-400 कैलोरी आप बर्न कर पाओगे। तो ऑटोमेटिकली आपने इसको बढ़ा के लगभग 1900 तक ले गए, है ना, बर्न आप 1900 तक ले गए। और अगर आपका थोड़ा शेड्यूल जो है आपका पूरे दिन का थोड़ा सा बिजी होता है, आप ज्यादा इधर से उधर चलना हो जाता है, अगर साइकिल चलाते हो तो थोड़ा सा और बर्न होता है, तो आप मान सकते हो कि 2100 कैलोरी आपको बर्न होता है। मगर आप खा कितना रहे हो 1700, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होने लगेगा। अब मान लो कि मुझे और वेट लॉस करना है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं एक रोटी कम कर दूंगा सुबह और शाम, तो 3 रोटी और दाल राइस खाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 200 कैलोरी कम हो गया। तो 200 कैलोरी यहाँ से कम हो गया, समझने में 200 कैलोरी वहां से भी कम हो गया और अपन ने मतलब 200 कैलोरी वहां से बर्न हो गया। अब तुम सोचो ये बहुत इजीली हो जाता है, अपने को कुछ नहीं करना, ये अपना इजीली हो गया। 2 रोटी अपन कम कर दें तो ये भी अपना इजीली लॉस हो जाता है, 200 कैलोरी लॉस हो जाता है। मगर तुम खुद सोचो कि 1 घंटा चलना है अपने को, वॉक करके आना है, तब जाकर 300 कैलोरी बर्न होती है। तो हम जो एक्सटर्नली वर्क करके कैलोरी को बर्न करना चाहते हैं ना, वो बहुत तकलीफदायक होता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने शेड्यूल को मेंटेन कर लो और एक आध रोटी कम कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका ना वेट कम होने लगता है, ठीक है। तो ज्यादा जिम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिम कर रहे हो तो एक्चुअली वो आपको हेल्प कर देता है 200-300 कैलोरी, और बस इतना है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? तो आपने डाटा बिल्कुल छाप लो दोस्तों। ये कैलोरीमेट्री पढ़ाने से पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल किस तरह से होता है। क्लियर है क्या? है ना, दिन भर में एक इंसान 1400-1500 कैलोरी बर्न कर जाता है, और अगर वो बिल्कुल बैठे बैठे बर्न कर रहा है ना, अगर हम टीचर है और हम लेक्चर ले रहे हैं तो हमारी तो और ज्यादा जाती है ना, और ज्यादा बर्न जाता है। क्योंकि अगर हम 5 घंटे का लेक्चर लेते हैं, ठीक है, तो 5 घंटे के लेक्चर में अपन मान सकते हैं कि लगभग जैसे 1 घंटे लेक्चर बोलना और ये चलना वालना जो होता है उसमें अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो जाती है, मतलब 200-300 कैलोरी बर्न होती है ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो लगभग हमारा 1200 कैलोरी ऐसे बर्न हो जाता है, एक्स्ट्रा में हम कर सकते हैं, है ना। 200-400 मतलब ऐसे 800 कैलोरी तो आप मान सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से टीचर्स का वेट भी थोड़ा कम हो जाता है। अब जो बैठ के सिर्फ कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो उनका वेट बढ़ जाता है, तो खा ज्यादा रहे हैं तो ये अमाउंट ज्यादा कर लिया, और बैठे बैठे काम कर रहे हो तो ये अमाउंट कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ गया, ठीक है। तो आपके घर में जो भी है ना, आपके बुजुर्ग हैं, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी, तो आप उनको ये बिल्कुल चीजें बता सकते हो कि किस तरह से आपको वेट कम करना होगा, है ना, और किस तरह से वेट बढ़ाना होगा। चलिए, तो जल्दी से इसको आप छाप लो, और इसके साथ में ये भी छाप देना कि एक मैगी में कितना लगभग 100 कैलोरी हो जाता है। आप मैगी पूरा बना के खाते हो ना, उसमें भी 100 कैलोरी होती है, ठीक है। तो ठीक, आप इन सबको पूरा एकदम नोट डाउन कर लो अच्छे से, और फिर हम अब शुरू करते हैं आगे। कर लिया? चलिए, ये अपने को सबको क्लियर है क्या? तो ये कैलोरी क्या है? कैलोरी, इसका गणित समझो पहले। तो पहले बात तो कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट 1 ग्राम वाटर का बोल रहा हूं मैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? लिखो जल्दी सब, फटाफट लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जल्दी लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, to increase the temperature of water, to increase the temperature of water of 1 क्या बोला है? To increase the temperature of 1 gram water करे, उसको कर लो। It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius। सबने लिखा गया? और 1 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट में क्या लिखना? 14.5 से
15.5 तक, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करा गया था ना बच्चे, जब कैलोरी की डेफिनेशन रखी गई थी, है ना, तो वैसे तो 1 डिग्री सेल्सियस इसको बढ़ाया गया है, पर यार ऐसा है ना कि देखो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट से उसको गर्म करना वो अलग अलग होता है। जैसे तुमको बताओ तो ठंडा पानी को अगर गर्म करें और फिर गर्म पानी को गर्म करें, थोड़ा सा अंतर हीट में आएगा, ये क्लियर है क्या? तो आपने बोला कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मगर ये कौन सा 1 डिग्री है? 14.5 से क्या अपने को याद होना चाहिए, है ना, ये भी जरूरी है अपने को, कोई पूछेगा नहीं मगर अपने को पता होना। कोई डेफिनेशन अगर अपने को लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो अपने को ये भी लिखना है। तो अब मैं वापस से बोल रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में अपन ने लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ 1 ATM। ये मैंने आपको पहले ही बोला था। ये सारी कैलकुलेशन अपन किसमें स्टैंडर्ड में करते हैं? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ 1 ATM। क्या 1 कैलोरी का मतलब समझ में आया? कैलोरी की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? मतलब कि अगर हम 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसी को बोला गया है 1 कैलोरी। अरे नहीं आया, सभी को समझ में आ रहा है? चलो क्लियर हो गया। चलो तो ये सब हो गया अपना कैलोरीमेट्री में। कैलोरी के बारे में मैंने सारी जानकारी एक साथ खत्म कर दी। अब अपन आते हैं मुद्दे पर। सुनो, यहां पर हम एक सब्सटेंस को, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, एक सब्सटेंस को अगर हम हीट दें, क्या दे दें? हीट। किसी भी सब्सटेंस को मैं अगर हीट दूंगा तो वो सिर्फ 2 ही काम कर सकता है, बोलो हाँ, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा या फिर वो अपना फेज चेंज करेगा। फेज चेंज का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, अरे हाँ या ना? तो या तो वो अपना क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, या फिर वो अपना क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? या तो वो टेम्परेचर चेंज करेगा या फिर वो फेज चेंज करेगा भाई साहब, ठीक है। अच्छा, पर हम यहां पर के हिसाब से, कैलोरीमेट्री के हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है, उनके लिए अपन क्या बोलेंगे कि वो कुछ भी करे मगर एक बार में एक ही चीज करें। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ करना है। जैसे कि मान लो भैया मुझे आइस को पिघलाकर मुझे फिर वेपर में बदलना है, समझे क्या? आइस को मुझे मेल्ट करके वेपर में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सर मैं पहले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में लाऊंगा, फिर मैं उस 0 डिग्री सेल्सियस में आइस को मेल्ट करूंगा, 0 डिग्री का वाटर बनाऊंगा, फिर 0 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री का वाटर ले लूंगा, फिर 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री की स्टीम बनाऊंगा, और फिर 100 डिग्री की स्टीम के बाद फिर मैं स्टीम का टेम्परेचर, ये एक उसका कैलकुलेशन होता है। मतलब क्या हुआ इसमें, तुमने ध्यान दिया, मैंने एकदम से तो नहीं कराना, वो मैंने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने -10 डिग्री का मेरे पास आइस था, तो मैंने -10 डिग्री वाले आइस को 0 डिग्री के आइस में बदला। मतलब पहले मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर मैंने फेज चेंज करा। मैंने क्या करा, आइस को किसमें कन्वर्ट करा बेटा? वाटर में, उसी टेम्परेचर पर। और जब भी हम फेज चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एक बार में एक ही चीज करना है। सही बात है क्या? तो 0 डिग्री से 0 डिग्री का पानी, फिर 0 डिग्री के पानी से 100 डिग्री का पानी, क्योंकि पानी में ये ना अपन तो फिर तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब तो टेम्परेचर बढ़ते आ रहे हैं। फिर 100 डिग्री पर आ गए तो क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो 100 डिग्री के पानी से क्या बनाएंगे, 100 डिग्री के पानी से एकदम से 101 डिग्री की स्टीम बनती है क्या? हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्या बात पल्ले पड़ रही है? तो अपने को समझ में आ गया कि भाई अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट दूंगा तो वो या तो टेम्परेचर चेंज करेगा या फिर वो फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करेगा उसके 3 तरीके हैं, फेज चेंज करेगा उसके 3 तरीके, सब जल्दी बताओ। या तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, बोलो हाँ, या फिर वो लिक्विड से किस में बदलेगा, वेपर में, या फिर वो सॉलिड से किस में करेगा, वो वेपर में। अच्छा, किसको सब्लिमेशन बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये सबको पता है ना? ठीक है, जल्दी से छापो फटाफट। और ये जरूर लिखना जो मैंने बोला आपको कि एक बार में एक ही चीज होगी। If we increase the temperature, then phase will be constant, or if we change the phase, then temperature will be
कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? ये बाजू में लिख देना लाइन, ठीक है। हटा दो मैं, बेटा सुनो, अब हम देख लेते हैं दो चीजें। इसके अंदर हम क्या देख लेते हैं? चीजें दो हैं। जब हम मतलब दो चीजें होंगी, या तो फेज चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। तो यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे अब, या क्या होगा? दो चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर? यहां पर दो चीजें हैं, या तो वो फेज चेंज करेगा या फिर वो, तो ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, है ना, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, और एक बार होगा ड्यूरिंग फेज चेंज। इन दोनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे मेन होता है, उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरीमेट्री की थ्योरी बहुत ज़्यादा छोटी है, ये बात ध्यान रखना, है ना। सुनो, तो ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, बेटा अपन कभी भी यहाँ पर सॉलिड या कोई सी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा मुझे बात हो, जैसे कि मुझे पानी गर्म करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, वो खुद तुम समझ जाओगे कैसे आया फॉर्मूला। मुझे मान लो 100 ग्राम पानी को गर्म करना है, चलो 1 किलो पानी को गर्म करना है, कितने? 1 किलो पानी को मुझे ऐसा मान लो कि 10 डिग्री से उसको 70 डिग्री पे लेके आना है। कितने? 10 डिग्री से, मतलब ठंडी का मौसम चल रहा है, 10 डिग्री पर पानी होगा और वो 70 डिग्री पर लाके हमको गर्म करना है, चाहे जैसे कि हम मिक्स कर पाए ना। तो 10 डिग्री से 70 पे लाना है 1 किलो पानी को। तो मान लो उसको गर्म करने में मुझे कुछ x जूल लग गया, कितना? या x किलो कैलोरी लग गया, ऐसा कुछ बोल दिया, चलो ठीक है। अब अगर मान लो मुझे 2 किलो पानी गर्म करना होता या 3 किलो पानी गर्म करना होता, तो क्या मुझे कुछ और लगता एनर्जी? क्या मुझे और एनर्जी लगती? क्या x + y मुझे बोलना पड़ता फिर? अरे हाँ यार भाई, ये तो अपने बात क्लियर है। मतलब यार ऐसा है कि टेम्परेचर जैसे राइज करना है आपको किसी भी चीज का, तो हीट जो है, हीट वो मास पे डिपेंड कर रही है। आप ज्यादा मास को गर्म करना चाहते हो तो आपको ज्यादा हीट लगेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ना कि जो Q होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मास के, क्योंकि ज्यादा मास चाहिए, ज्यादा मास को गर्म करना है तो ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है। अच्छा एक और चीज है कि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस लाना है तो हीट भी ज्यादा। भाई जैसे मुझे 2 डिग्री बढ़ाना है और एक बार 20 डिग्री बढ़ाना है, तो किसमें ज्यादा हीट लगी? सही बात है क्या? तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसलिए अपन ने, और फिर बाद में एक स्पेसिफिक हीट होता है इसको, वैसे तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी इन पे है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को सोल्व करके लाते हैं तो ये बन जाता है ms डेल्टा टी। बेटा सुना है क्या कभी ऐसा? ms डेल्टा टी, ये अपने पास रहेगा। मैं आपको समझा देता हूं कि कौन सी चीज में क्या है। सुनो, ये होगा मास, ये क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी, या जो भी सब्सटेंस होगा। मैं सब्सटेंस लिख दूंगा, आप समझ जाओगे ना, क्योंकि हम यहाँ पर सब्सटेंस ले रहे हैं। अब वो सब्सटेंस हो सकता है लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, हमें कोई फर्क, सब्सटेंस है वो हमेशा मान के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अभी यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड ही चलता रहेगा और वेपर चल रहेगा, बस ऐसा है। तो मास ऑफ सब्सटेंस, ये मास ऑफ सिस्टम जो बॉडी के। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। क्या है ये? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और बेटा ये क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, सुनो बेटा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, बोलो हाँ। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, तो जहां भी मुझे टेम्परेचर दिखेगा सिंगल, वहां पर मुझे केल्विन में डालना जरूरी है। और जहां मुझे डेल्टा टी मिले, डेल्टा टी मतलब समझ रहे हो क्या? चेंज इन टेम्परेचर, तो वहां पर आप डिग्री सेल्सियस डालो या केल्विन डालो, उससे कोई फर्क, क्योंकि जो चेंज डिग्री सेल्सियस का है वही चेंज केल्विन में भी आता है। अरे नहीं समझे यार, है ना, यूनिट में गलती करते हैं बच्चे। कल को अगर तुमको जहां पर भी, जैसे एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है NF/RT/2, पता नहीं शायद तुमने पढ़ा हो कि नहीं, NF/RT/2 ऐसा कुछ पढ़ते हैं अपन, है ना, NF/RT/2 टी, इसमें सिंगल टी लिखा है तो मतलब ये किस में डाला जाएगा? केल्विन में। तो इट मस्ट बी इन केल्विन। बेटा यही यहीं पर ही समझ लो यार, मेरी बात सुनो, नहीं तो आगे जब थर्मो में जाओगे ना तो तुम, आधे लोग तो बहुत घटिया गलती करते हैं कि सर मैंने तो क्वेश्चन सही करा था, और फिर मालूम पड़ता गधे ने इसने केल्विन में की जगह डिग्री सेल्सियस वाला डाल दिया। और वो लोग भी होशियार, वो देते भी ऐसे डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। तो यहां पर अपन ने ये लिखा। अच्छा अगर मान लो डेल्टा यू लिखा रहता NF/R डेल्टा T/2, तो यहां पर मैं कोई सा भी डालूं, यहां पर भी, यहां पर जो है चाहे आप क्या डाल दो, डिग्री सेल्सियस डालो, चाहे आप केल्विन डालो, कोई फर्क
नहीं पड़ता। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, मगर यहाँ पर आपको केल्विन में ही, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर ओनली है। अच्छा, डेल्टा केल्विन में डालो, डिग्री सेल्सियस में डालो, कोई फर्क, क्योंकि वो चेंज है ना। तो चेंज तो हमेशा आप डिग्री सेल्सियस का बोलो वो भी इतना ही है और केल्विन का भी उतना ही है, तो वो तो ऐसा यूनिट में माना जाएगा। क्या इतनी बात अक्ल अपने को क्लियर हो गई? ये गलती से बच जाओगे अब, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको साइड में लिख देना कहीं पर, ठीक है। चलो वापस आते हैं। Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, जहां पर एस होता है स्पेसिफिक हीट, और एक और चीज होती है, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये होता है सी डेल्टा टी, बेटा सी डेल्टा टी। अब ये सी क्या है देखो ध्यान से बेटा, एस है स्पेसिफिक हीट और जो सी है वो है हीट कैपेसिटी। ये क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी, हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसको किस में भी डालो, चाहे डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इसकी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस डालो या केल्विन डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री सेल्सियस डालो केल्विन डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब इसमें अपन देखते हैं मास तो अपना ऐसा यूनिट में चलो है ना, वो सब रहेगा। स्पेसिफिक हीट को बेटा अपन किस में डालेंगे? देखो मास को अपन किस में डालेंगे बेटा? मास को अपन डालेंगे सर या तो केजी में या तो ग्राम में, राइट? क्या सर कैलोरी लिखेंगे तो किस में डालेंगे सर? अगर क्यू कैलोरी में चाहिए तो, और जूल में चाहिए तो, सही बात है। स्पेसिफिक हीट बेटा, स्पेसिफिक हीट की कोई यूनिट बता सकते हैं क्या मुझे? यूनिट तुम बोलोगे सर देखो ये है जूल, ये है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना, या डिग्री केल्विन, आप कुछ भी बोल दो ना, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मुझे स्पेसिफिक हीट के लिए लिखना चाहिए? इसकी यूनिट जो मिलेगी आपको तो मिलेगी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, सही बात है। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? कैलोरी, क्या बोल सकता हूं बेटा मैं इसको? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सही बात है क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या भैया? यहां पर मैं एक बार बता दूं बेटा, डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो, फिर से बोल रहा हूं कोई फर्क, यहां पर भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना ये है स्पेसिफिक हीट की यूनिट। कई बार देखो बेटा, ये है स्पेसिफिक हीट, वो है हीट कैपेसिटी। कई बार वो लिख देता है वर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर ये दोनों मिक्स कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको यूनिट दिख जाएगी। मैं यही तो बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन होना, आप यूनिट देखो ना उसकी, आपको लिख के देगा ना कि इतना डिग्री, ये लिख के। अच्छा इसकी हीट कैपेसिटी देख, इसका यूनिट क्या है? जल्दी बता, जल्दी बता क्या है? देख बेटा, इसमें मास है क्या? इसमें सीधे सीधे आंसर क्या बोलेंगे? जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप केल्विन बोल दो, आपकी इच्छा, मतलब आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, या फिर अपन इसको बोला कैलोरी पर डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया। तो अगर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है ना, अगर कैलोरी पर डिग्री दिख रहा है तो अपन सीधे समझ जाएंगे वो उसने सी दिया है। अच्छा मैं आपको बता दूं ये सी क्या होता है, सुनो। हीट कैपेसिटी है बेटा, और हीट कैपेसिटी मतलब सी जो है ना, हीट कैपेसिटी, ये जो हीट कैपेसिटी है सी, हीट कैपेसिटी जो है ये सी, ये होता है एमएस। मतलब तुम समझ रहे हो क्या भाई? एमएस को अगर तुम देखो ना इन दो फॉर्मूले को, एमएस की जगह मैंने सी लिख दिया है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या मैं इनकी डेफिनेशन, अब मैं आपको बेटा सुन, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो हीट लगती है, सही बात है ना। तो कैसी हीट लगेगी? तो भैया मास पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है, और डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी फॉर्मूला होता है, क्लियर है? तो पहले इस फॉर्मूले में हम लोग समझ रहे हैं कि S और ये C क्या है, पहले हम ये समझ रहे हैं, राइट ना। और बाकी तो सब अपने को क्लियर है, वैसे तो सब वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो S क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, और C क्या होता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इक्वल टू C इक्वल टू MS, C इक्वल टू MS। बात क्लियर हो गई? अब मैं इनकी डेफिनेशन क्लियर करता हूँ बारी बारी से। इनके डेफिनेशन है ना, इसके ही नीचे तुम लिखते चले जाओगे तो आपका अच्छा है ना। इसके नीचे स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी या इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, सुन लो, लिखो मत। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम वाटर नहीं बोल रहा मैं, कोई भी सब्सटेंस हो, पर कितना? ये 1 है ना, क्योंकि यहां पर डिग्री पर आया ना, पर केजी देखो, पर केजी आया ना, तो एस को डिफाइन करने में पर केजी आएगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ 1 ATM। ये किसकी हुई डेफिनेशन? एस की। इसमें मैंने साफ साफ बोला 1। अब इसकी डेफिनेशन सुनो,
इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, नॉट ग्राम, सब्सटेंस, होल सब्सटेंस। उसमें ऑटोमेटिकली मास भी आ गया, नहीं आया। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं आया। क्या दोनों की डिफरेंशिएशन एकदम दिमाग में क्लियर हो गई है? क्या खुद की इसकी डिफरेंशिएशन अच्छे से लिख सकते हैं खुद मेरे बिना बोले? अब मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों को खुद लिखना है ये पूरा का पूरा मामला। पहले लिखो, जल्दी शुरू हो जाओ। ये हटा दूं क्या? हटा दूं ये वाला? ये जानते हो कि ड्यूरिंग फेज चेंज में अपन ml लिखते हैं, ml, मिलीलीटर नहीं है ये, m इंटू एल, एल इज लेटेंट हीट। अब ये डिपेंड करती है कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो डिपेंड करता है ना। कब? जब फ्यूजन होगा, मतलब वो जब आइस वाली चीज में होगा, आइस से पानी या पानी से आइस का कन्वर्जन होगा, है ना, तब अपन लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। बहुत अच्छे। तो इसका तो भैया आपको, भैया यूनिट का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार उधर वर्ड बोलता ही नहीं है वो क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे से, मतलब लैंग्वेज में फंसाया जाता है बस। इसलिए यूनिट देख के समझ जाओ कि वो कौन सी चीज़ है ना। मस्त अपने बहुत अच्छे से समझा। देखो, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी, तीनों की अलग अलग चीज़ है ना। लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं मास, है ना, मास। जब हम सॉलिड से लिक्विड में खेलें, है ना, सॉलिड लिक्विड में खेलें या सॉलिड से लिक्विड में जाएं या लिक्विड से सॉलिड में आए, तो वी शुड राइट Q इज इक्वल टू ml/F। और जब हम लिक्विड से किस में जाएंगे? वेपर में। किस में जाएंगे भैया? वेपर में। तब हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू mLV। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये वाला जो वर्ड है, इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी छाप दो। क्या हमको टेम्परेचर चेंज में क्या क्या हो रहा है वो भी सब पता है, और फेज चेंज में क्या हो रहा है वो भी सब पता है ना। थोड़ा जल्दी छापो इन सबको। क्या इसमें डेफिनेशन लिखी आप सब लोगों ने? क्या लिखी स्पेसिफिक हीट की? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ 1 atm। और सी को भी लिख दिया होगा फिर, क्योंकि वो होल सब्सटेंस है। अच्छा, लेटेंट हीट में क्या लिखा जाएगा बताओ डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, है ना। अरे बोल सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि इधर तो फेज चेंज होना है, सीधी सीधी बात भैया, है ना। और आप इसमें पर केजी भी बोल सकते हो ना, लाइक पर केजी, है ना भाई। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 kg सब्सटेंस, है ना, या 1 ग्राम सब्सटेंस के हिसाब से बोल देना, क्योंकि कैलोरी में आ जाएगा, है ना, वो आपको क्लियर हो गया अब। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दो। हटा दूंगी मैं, सभी ने लिख दिया डेफिनेशन। अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछूं, क्या फेज चेंज में ज्यादा हीट चाहिए कि टेम्परेचर चेंज में? फेज चेंज में।
ये तो सबको पता है ना। तो क्या मैं जनरली ऐसे बोल सकता हूँ ना, जनरली एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि लेटेंट हीट जो होती है वो जनरली ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू भाई टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज में है ना, मतलब ज़्यादा इतना नहीं लगेगा, मगर जब फेज चेंज होता है वो बिना टेम्परेचर चेंज के भी बहुत ज़्यादा हीट मांगता है। जब मुझे बर्फ़ पिघलानी हो उसमें ज़्यादा हीट चाहिए, बर्फ़ पिघलानी उसमें ज़्यादा मुझे हीट चाहिए होती है। तो ये लिख देना, रेड पेन से लिखना उसको, बिल्कुल अच्छा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट जो है जनरली ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट से। हाँ चलो सर, इसमें से कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? एक तो ये हो जाएगा सिंपल सिंपल है ना, एक तो उसके अपने पास यूनिट से पूछ सकता है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है, और एक लास्ट, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। अब जो मैं बता रहा हूं ये सब मैं हटा रहा हूं। एक वो ये पूछेगा, देखो तुम लोगों से क्या पूछेगा सुनो। वो ये बोलेगा कि जैसे अगर हमें किसी भी चीज को गर्म करना है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी गर्म हो जाए, तो उसका एस कम होना चाहिए कि ज्यादा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर हम क्या चाहते हैं कि वो चीज जल्दी गर्म, सर हम क्यों चाहते हैं ऐसा? हम इसलिए चाहते हैं बेटा क्योंकि हमको जैसे मान ले सब्जी बनानी है या हमको मान ले पानी गर्म करना है, तो क्या तुम बड़े से पीतल वाले बर्तन में ये मोटा सा जो आता है उसके अंदर पानी गर्म करोगे, या पतली सी जो स्टील की अपने पास उसमें ही करोगे? क्या बोलते उसको, तपेली, पतीला, क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, हर जगह अलग अलग चलता रहता है ना, सब जगह अलग अलग चलता है। तो आपकी इच्छा जो भी बोल दो। पतली नहीं बोलते वो हंसे यार वो बेचारा बच्चा है ना, अभी थोड़ी देर बाद पतली को फिर पत्नी कर देंगे, गरम कर दें सर वो तो फिर चलो खैर। तो सुनो मेरी बात, मैंने जो भी समझ में आ रहा है, तो क्या अपने को उसका एस क्या है, कम चाहिए है ना। अच्छा कई बार हमको एस ज़्यादा की इच्छा होती है, क्यों? कि जैसे जब हम लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी गर्म, अगर जल्दी गर्म होगा तो वो पिघल। कॉपर वायर, और देखो कॉपर वायर में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपन उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्लो अच्छा सा कर सकता है, इसलिए करंट अच्छा फ्लो हो सकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गोल्ड भी कर सकता है ऐसा तो, अरे भाई गोल्ड भी कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता? गोल्ड भी कर सकता है, फिर गोल्ड के लगाओ ना सर, इतना अंबानी थोड़ा नहीं हो रहे हैं। चलो सही बात है, गोल्ड को नहीं लगा सकते, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत थोड़ा नहीं बोल रहा है सर, अंबानी थोड़ा नहीं अपन। चलो मान लो हमारे अर्थ में गोल्ड ज्यादा होता तो भी गोल्ड नहीं करते, समझा क्या? समझा क्या? मेल्ट हो जाता सर वो जल्दी। सर उसमें टेम्परेचर जल्दी राइस, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, जल्दी, समझ में आ रहा है क्या? टेम्परेचर जल्दी राइस हो जाता है। तो इसलिए हमको वो चीज ढूंढना पड़ती है। तुमने देखा होगा टंगस्टन मटेरियल यूज करते हैं कई बार, कि भैया जो हमको बल्ब चाहिए तो जो फिलामेंट होगा किसका भी बना दूं क्या? हमको वो चाहिए जो वो जल्दी पिघले नहीं, हीट टेम्परेचर राइज करे, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर राइज करे, मगर वो पिघले तो वो मेल्टिंग पॉइंट में चले जाता है। खैर, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअली, है ना, कि किसका एस हमको ज्यादा चाहिए, किसका एस कम चाहिए, है ना। तो हम ये बोलेंगे बच्चे कि जिसका एस कम होगा, जिसका एस कम होगा, इसको टेम्परेचर राइज जल्दी हो जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज, ठीक है, एस कम होगा तो टेम्परेचर राइज फास्ट, सही बात है कि सही लिख रहे हैं। और एस ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा राइज होगा वो कम होगा, है ना, स्लो होगा, स्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही क्या? सबको अच्छे समझ में, बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख दो इसको भी। ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं ना, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन जैसे भी मैंने आपसे पूछा कि दो सब्सटेंस है 1 और 2, क्या बोला? M1 इजिकल टू M2 दे रखा है आपको, क्या देख रहा है? M1 इजिकल टू H1 इजिकल टू क्या दे रखा है, मतलब दोनों को हीट भी सेम। तो मान लो इसका डेल्टा T1 है और ये डेल्टा T2 है, तो इनको कंपेयर करके दिखाओ कौन ज्यादा हुआ। सोच के बताना है आराम से बेटा, आराम से सोचो। ये क्वेश्चन आ रहा है वैसे मेडिकल में तो ऐसे पूछ लेते हैं अक्सर। जल्दी बताओ आंसर क्या है। मास सेम है, अमाउंट सेम है, मतलब हीट दोनों को, H1 इजिकल टू H2 क्या होता है? हीट।
Q1 इज इक्वल टू Q2 मतलब हीट दोनों को क्या दी गई, सेम। अरे जल्दी बोलो यार, अपनी कॉपी में आंसर लिखो, कॉपी में आंसर लिखो, और बदलेगा नहीं कोई अपना आंसर। कॉपी में अपना आंसर लिखो, नोटबुक में अपना आंसर लिखो, जल्दी से क्या आएगा। लिखा सभी ने कि टाइम चाहिए थोड़ा? चलो ठीक है, ले लो, लिखा सबने अपना आंसर। देख बच्चे घबराना नहीं, या तो गलत होगा या फिर मगर ट्राई ना करो, वो सबसे बड़ी सबसे घटिया वाली बात है कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे, वो सबसे उससे ज़्यादा घटिया कुछ हो नहीं सकता, है ना यार। क्या होगा? अरे बोलो सर, हम बड़ी सिंपल सी बात है सर। देखो सर, Q इज इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा। सर देखो आपको बोला Q कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का सेम है, और आपको बोला M भी क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना? ठीक है, मतलब S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये मैं बोल सकता हूं ना कि S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो आंसर आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे आंसर? एक्चुअली मुझे S1 देना चाहिए ना, S कंपेयर तभी आप कर सकते हो। तो मान लो आपको ऐसा दे रखा है कि मान लो ये S1 है जो कि बड़ा था S2 से, तो आंसर क्या बोलोगे? है ना, समझ गए क्या? कि जिसका S कम होगा जिसका S कम होगा उसका टेम्परेचर राइज, ये तो हमने इधर भी बताया था, S कम होगा तो टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा। सही बात है क्या? अच्छा थोड़ा सा बदलाव कर दूं इसमें, थोड़ा सा बदलाव कर दूं मैं भाई साहब बोलूं कि टेम्परेचर राइज सेम करवाना है मुझे, तो अमाउंट कितना लगेगा या हीट कितनी लगेगी? ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना क्वेश्चन। क्या बोलेंगे कि डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा T2। ठीक है भाई साहब, S1 इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, और भाई साहब बोला है कि बताइए H1 ज्यादा होगा या फिर H2 ज्यादा होगा। ठीक है, वो मास के बारे में बोलना पड़ेगा फिर तो भैया मास भी अपन क्या ले लें इसका, सेम। सही है, तो H1 ज्यादा चाहिए होगा कि H2, ये बोला मान लो। तो भैया कैसे करोगे फिर? सर देखो इस बार अपने पास Q इक्वल टू MS डेल्टा T जो होता है ना सर, ये फॉर्मूला, उसमें सर आपने क्या बोला, टेम्परेचर सेम है, ये हट गया सर, हट गया सर, मास भी हटा दो, तो Q प्रोपोर्शनल टू S, जिसका S उसको हीट, समझा क्या? तो मतलब जिसका S ज्यादा उसको हीट, समझा क्या नहीं? समझा कि नहीं? है ना, पहले इन्वर्सली आया था रिजल्ट, पर वो डिपेंड करता है कि क्या चीज इन्वर्सली थी, है ना। वो तुमको समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे अक्सर, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, ग्राफ में भी पूछते हैं। लिख दो फटाफट, ये जल्दी छापो भैया, छोड़ना नहीं है कुछ भी ऐसे। चलो, तो भैया मैंने अभी आपको ये सब क्वेश्चन बता दिए, है ना। स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया, हीट कैपेसिटी पढ़ लिया, लेटेंट हीट भी पढ़ लिया, राइट। अब हम एक लास्ट चीज है जो इसमें पढ़नी होती है नाम से, वो होता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते बेटा? वाटर इक्विवेलेंट। अपन जल्दी जल्दी उसको खत्म करो बेटा, ये इसकी थ्योरी खत्म होने वाली है, समझ रहे हो तुम? कैलोरीमीटर है इतना सा। क्या है वाटर इक्विवेलेंट? बेटा ये चीज है ना, ये जो चीज है ना बेटा, कम लोगों को समझ में आती है, ठीक है। SW मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं, क्योंकि देखो पूरी डेफिनेशन में ना जितनी भी आपको हमने समझाई उसमें सिर्फ यही एक है जिसको समझना होता है इज्जत से, बाकी सब तो सारा मामला आसान होता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बेटा, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा एक पिक्चर बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज समझ में आ जाए। मुझे पानी गर्म करना है, मुझे पानी गर्म करना है 70 डिग्री सेल्सियस का। तो जो मैं पतीला लूंगा या तपेला, जो भी अपन पतीला ले रहे हैं, पतीला बोलते हो तुम लोग, जो मैं पतीला लूंगा उसका भी टेम्परेचर कितना राइज करेगा फिर? 70 डिग्री सेल्सियस, है ना भाई। पानी 70 का करना है तो वो पतीला भी, या जब चाय गर्म करनी है तो वो चाय की केटली भी 70 की ही होगी ना। जैसे 70 गर्म करना है तो उसको भी 70 होना पड़ेगा, ये मानते हो? ठीक है। समझदारी किसमें है? मुझे बर्तन को पतला लेना चाहिए कि बर्तन को मोटा लेना चाहिए? पतला। क्यों सर, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर उसमें कम गैस खर्ची होगी, उसमें मेरी कम गैस जाएगी, उसमें कम एनर्जी जाएगी, हाँ है ना। अगर सर मोटा बर्तन ले लिया तो सर आपका क्या फायदा? आपका एम क्या था सर? पानी गर्म करना, और आपने भैया बर्तन मोटा ले रखा है, तो बर्तन मेरी हीट को
खा रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। तो क्या मैं अगर मोटा बर्तन ले, अगर एक मोटा बर्तन ले रहे हैं, वो मेरी हीट ज़्यादा खा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अब जितनी हीट ये खा गया ना, उतनी हीट में तू और पानी गर्म कर लेता। अरे नहीं आया। जितनी हीट तू अभी इस बर्तन ने खा ली ना, उतनी हीट में तू और पानी को गर्म कर लेता। सही बात है क्या? यही पिक्चर यहां पर है, यही पिक्चर यहां पर है। ये बोलता है जैसे ये क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, इसका अपन को मान लो SW दे दिया। SW मतलब वाटर इक्विवेलेंट, ऐसा बोल दिया अपन को। तो इसका मतलब समझना पहले तो अपने को, मतलब क्या है। तो यार भैया इसका मतलब ये है, जैसे पानी है अपने पास है ना, इसका मास मान लो MW है, समझना मेरी बात। इसके करेस्पॉन्डिंग ही लिखूंगा मैं, समझना। डेल्टा T से इसको गर्म करना है। तो ये कहानी ऐसी है, जैसे मैंने बोला ना कि तू मोटा बर्तन लेगा तो उसमें दिक्कत है कि वो ज़्यादा हीट खा लेगा, और जितना मोटा बर्तन ने थोड़ी सी हीट खाई ना, उतने में तू और पानी को गर्म कर सकता था। यहां पर भी यही बोल रहा है कि जितनी हीट चाहिए इस बर्तन को डेल्टा T से गर्म करने के लिए, जितनी हीट चाहिए इस बर्तन को डेल्टा T से गर्म करने के लिए, अगर उतनी हीट से तू पानी गर्म करता तो कितना अमाउंट ऑफ पानी गर्म हो जाता। नहीं आया, नहीं आया, समझा क्या पक्का? जितनी हीट चाहिए इसको डेल्टा T से गर्म करने के लिए, मान लो मुझे इसको 50 डिग्री गर्म करना था, तो अगर मैं वही 50 डिग्री का पानी गर्म करा होता तो कितने अमाउंट ऑफ पानी गर्म कर सकता हूं इसकी हीट के बराबर। समझ रहे हो? थोड़ा सा यहां पर हल्का सा तुमको समझने में टाइम लगेगा, मगर समझ में आ जाएगा। जितनी हीट चाहिए इस बर्तन को डेल्टा T से गर्म करने के लिए, डेल्टा T से गर्म करने के लिए, उतनी हीट से अगर तू पानी को गर्म कर रहा होता तो कितने अमाउंट ऑफ पानी गर्म। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं ये चाह रहा हूं असलियत में कि वो असलियत में कितना पानी गर्म कर सकता था मैं, जो मैं नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है क्या? नुकसान हो गया जिसका। सही बात है क्या? ये वो है। अब समझ में आ रहा है MW मतलब कि असलियत में मुझे MW कितना पानी गर्म कर पाता, कितना पानी, तो मतलब MW हुआ वाटर मास, MW हुआ ना। तो मतलब अच्छा दोनों की हीट तो सेम है, क्योंकि जितनी हीट चाहिए इसको गर्म करने के लिए उतनी हीट से, तो मतलब Q तो सेम ही है ना, उतनी हीट तो से, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि Q1 इक्वल टू Q2, तो मतलब Q1 इक्वल टू Q2 लिख दूं, तो बेटा यहां पर लिखूंगा मैं M, इसका मास अपन मान लो कुछ भी, MS डेल्टा T इक्वल टू MS डेल्टा T। ये W है, वाटर है, और ये भी वाटर का है, ठीक है, ये भी वाटर का है ना। और ये किसका है मान लो, ये सॉलिड का, या कुछ भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस का। S फॉर सब्सटेंस, S फॉर है ना। ये अब समझ में आ रहा है क्या? Q फॉर सब्सटेंस इज इक्वल टू Q फॉर वाटर, है ना। ऐसा बोल रहा हूं मैं कि जितनी हीट चाहिए इसको डेल्टा T से गर्म करने के लिए, उतनी हीट से पानी गर्म करा होता तो कितना अमाउंट ऑफ पानी गर्म हो जाता। तो सर MS डेल्टा T और MS डेल्टा T, सर डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, तो क्या MSS इज इक्वल टू MWS, हाँ या ना। तो आपको ना SW देगा, वो क्या देगा, SW। तो भैया MS अपॉन में MW। समझ में आ रहा है क्या? नहीं यार, वाटर इक्विवेलेंट में वो MW होता है शायद ये, हाँ, क्योंकि मास चाहिए ना अपने को बेटा, MW है ना, तो MW। और ये क्या है बेटा अपने पास, SW। ये कुछ ऐसा रहेगा। सुनो मेरी बात, सिचुएशन समझ में आया सब कुछ, मामला कि नहीं आया? पक्का? मतलब तुम समझो, अब मेरी बात ध्यान से समझना तुमको, अब और अभी लिखो मत, अभी तुम बस समझो, अभी थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, इससे तुमको एकदम प्योरली समझ में आ जाए। इसमें समझना ध्यान से, ये तो मैंने ऐसे समझाया है भैया अभी हीट है ना करके। जैसे मुझे मान लो बच्चों कुछ भी पानी गर्म करना है, यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसको मुझे गर्म करना है। तो मान लो मुझे इसको गर्म करने में, ये मान लो 5 ग्राम पानी है बेटा, कितना ग्राम पानी है, 50 ग्राम मान लो, चलो हटा, अच्छा ये 50 ग्राम हो गया, कितना पानी है, 50 ग्राम को गर्म करना है। तो सर कितनी हीट लगेगी, तो तुम बोलोगे सर बड़ा आसान, MS डेल्टा
ms डेल्टा t। सही बात है क्या? अच्छा, अब मान लो इस बर्तन का वो S दे देता है, इस बर्तन मतलब SB, बर्तन B, तो SB दे देता है और इस पानी का SW दे देता है। पानी का SW मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और बर्तन का SB मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ बर्तन। सही बात है। तो अगर मान लो इसको मुझे डेल्टा टी से गर्म करना हुआ, डेल्टा टी से मुझे इसको क्या हुआ, गर्म करना हुआ बच्चे, है ना, डेल्टा टी से मैंने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी? तो तू बोलेगा सर बड़ा आसान है सर पानी का हीट प्लस जितनी हीट पानी को लगी मतलब, और प्लस जितनी हीट बर्तन को लगी। तो सर हम बोलेंगे सर बड़ा आसान, MW SW मतलब MW मतलब ये 50 ग्राम दे रखा है आपको, है ना, सही है। और सब्सटेंस का वेट मान लो अपन को कितना दे रखा है, सब्सटेंस का वेट, बर्तन का वेट मान लो 10 ग्राम 10 ग्राम या 20 ग्राम, चलो छोड़ो, 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो तुम क्या आंसर बोलोगे? देखो सर पानी का लिख लो सर MSSW, ठीक है। अच्छा सुनो, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्राम में, क्या ये ग्राम में है क्या, है ना, तो SW को किस में डालना चाहिए मुझे, ग्राम वाले में, है ना, इंटू डेल्टा टी। सर डेल्टा टी से कोई फर्क, वो तो कैसे भी डालो, है ना, सुनना ध्यान से अब। अच्छा तो ये आंसर किस में देगा बेटा, कैलोरी में, कैलोरी में। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलोरी में, बहुत अच्छे से, किसने बोला आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी में आंसर है ना, किलो कैलोरी में चलेगा खैर। अच्छा तो ये हो गया, पानी गर्म कर दिया, इतनी एनर्जी लगी, और बाकी बर्तन को गर्म करने में एनर्जी लगी, तो बर्तन MB SB डेल्टा टी, अरे हाँ है ना, तो मैं बोलूँ आंसर होगा सर 50 SW प्लस MB SB डेल्टा टी, हाँ या ना बता, ये सही है क्या? इस तरह से। अच्छा सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब मैं दूसरा तरीका दे रहा हूँ क्वेश्चन में। अब उन्होंने क्या दे दिया, सुनना, अब उन्होंने क्या दिया है सुन, पानी तो है 50 ग्राम का, नो डाउट, पानी कितने का है, तुमको बर्तन का ना स्पेसिफिक हीट नहीं दिया, उसने दिया बर्तन के लिए MW = 30 ग्राम, उसने क्या लिखा, तो इसका मतलब क्या है, आप सर बर्तन को मत गर्म करो, अब बर्तन को फेंको, आपके पास 80 ग्राम पानी है, उसी को गर्म कर डाल, समझा कि नहीं? अरे भाई MW का मतलब क्या हो रहा है कि इस बर्तन के इक्विवेलेंट 30 ग्राम पानी है, इस बर्तन की इक्विवेलेंट, तो सर हमें अगर मुझे हीट चाहिए इसको गर्म करने के लिए, तो मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा ना कि सर 50 + 30 पानी को मुझे गर्म करना है, तो SW डेल्टा टी। अरे नहीं आया लग रहा, आया कि नहीं आया, है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब ये होता है। तो कभी भी आपको MW दे, वाटर इक्विवेलेंट दे दे, तो आपको क्या समझ में आती है वाटर इक्विवेलेंट से, कि सर आप ना बर्तन फेंको, आपको क्या दे दिया, पानी, समझ में आ रहा है क्या? छाप दो फटाफट, 2 बजे से कर देते हैं, 2 बजे कर देगा, हाँ 2 बजे कर दो उनको आप, नहीं वो सुखाने की बात करेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, ठीक है सर, अभी आधे घंटे का है बचा समय, तो आधे घंटे में छोड़ दूंगा, लिखा सभी नहीं, ये पूरा हो गया, अपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना बेटा, है ना, ये पूरा जो मैंने समझाया ना, अपने चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस समझ में आना चाहिए, और हमारे जो क्वेश्चन है वो IIT में सही जाना चाहिए ना। हटा दो, क्या पूरा लिख रहे हो, हाँ 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 मैंने क्या बोला, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझो ना बेटा, उसने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। देखो 2 तरीका है, या तो वो बर्तन का स्पेसिफिक हीट दे दे तो मैं उसको गर्म करना जानता हूँ, या तो उसका मुझे वो बर्तन का स्पेसिफिक हीट दे दे तो मैं गर्म करना जानता हूँ, MS डेल्टा टी, या फिर वो मुझे क्या देते उसका वाटर इक्विवेलेंट, तो मैं उसको मानूंगा कि वो पानी के बराबर है, 30 ग्राम पानी के बराबर है, तो मुझे 30 ग्राम पानी गर्म करना पता है कैसे करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा जल्दी लिखो, हटा दो ये पूरा, आज ना अपन क्या करते हैं, इसकी जो थ्योरी है पूरी की पूरी वो समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास कभी भी होगी ना तो सिर्फ एक क्लास पूरा क्वेश्चन से करेंगे अपन, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कैलोरीमीटर में क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी जल्दी बोलो सर। अभी हमने ये जाना कि सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो टेम्परेचर चेंज या फिर फेज चेंज, मगर एक बार में एक ही चीज़ चेंज करेंगे, ठीक है सर। सर हमने टेम्परेचर चेंज में पढ़ा MS डेल्टा टी या C डेल्टा टी,
ठीक है सर। और फेज चेंज में पढ़ा हमने Q इक्वल टू ml, और ml में L को बोला लेटेंट हीट, है ना, और लेटेंट हीट में हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तब होगा सर जब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, वहाँ पर मतलब जब या तो वेपर से अपन पानी में आए या पानी से हम वेपर में जाए तो वो वेपराइजेशन वाला यूज होगा, और जब हम सॉलिड मतलब आइस से लिक्विड में आए और लिक्विड से आइस में जाए तो हमारा फ्यूजन। ये समझ में आ गया सर हमें, ठीक है। और फिर भी हमने उसके ऊपर स्पेसिफिक हीट वाले ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए। और अभी अभी हमने क्या जाना, अभी अभी कौन सी, देखो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ लिया और हीट कैपेसिटी भी पढ़ लिया और लेटेंट हीट भी पढ़ लिया, और लास्ट में अभी अपन ने पढ़ा वाटर इक्विवेलेंट। इतनी हमको बात पता है, ये 4 डेफिनेशन हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, तो कैलोरीमेट्री बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डाटा बता देता हूं जो कि आपको याद रखना है, ये डाटा आपको लिखना है, ठीक है ना। देखो बेटा, सबको पता है ये वाली बात, सबको पता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, सॉलिड से लिक्विड में जाना हो पानी के केस में, ठीक है, या मैं बोलूं, समझ गए ना तुम, आइस से वाटर में, मैं ये लिख दूं ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी तुम्हारे लिए, आइस से वाटर में आना है तो बेटा मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना, ठीक है। और वाटर से मुझे किस में जाना बेटा, वेपर में, तो भी मैं क्या बोलूँगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को बात सबको पता है ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ना एक बात और क्लियर करते हैं अपन कि जो SW होगा, मतलब वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो होता है 1 ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो इसका यूनिट क्या बोला था अपन ने, ms डेल्टा टी, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, अरे हाँ या ना, तो ये हो गया SW की वैल्यू, ये अपने को याद रखना है। अब पानी 0 डिग्री का हो या पानी 100 डिग्री का हो, बस पानी हो, अपना S क्या होगा, यही होगा, S अपना 1 ही रहेगा, है ना। ये बात क्लियर हो गई कि अपने को, बहुत अच्छे। तो S अपने को W पता है कैलोरी में, और अगर आपको यही चीज जूल में चाहिए तो बेटा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ या ना। अक्सर आपको ये इससे सोल्व करने के लिए मिलेगा, अक्सर आपको इसे सोल्व करने के लिए मिलेगा, मगर IIT JEE में आपको इससे भी दे दिया जाता है, आपको बाजू में लिख देता है, और जरूरी नहीं कि 4200 दे, वो कई बार 4220 दे देगा, 4200 की जगह 4220, तो क्या दिक्कत है, तुमको जो दिया जाए वो ले लेना, मगर अभी हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ये SW हो गया पानी का बेटा, ये रटा होना चाहिए अपने को, है ना, ये अपने को SW पता होना चाहिए, बहुत अच्छे। अब अपन बात कर लेते हैं सर S आइस और S वेपर। अरे समझे क्या भैया, जैसे कि अगर मुझे वाटर, अभी तो मैं कहा था वाटर से वाटर में गर्म कर रहा था, अब मैं आइस से आइस में भी तो गर्म कर सकता हूं ना, जरूरी है कि मैं आइस को गर्म करूं वो पिघल जाए, ऐसा थोड़ा नहीं है भाई। हो सकता है ना वो -70 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, तो जब मैं हीट करूंगा तो वो -70 से -30 में आएगी, -20 में आएगी, -10 में आएगी, -5 में आएगी, 0 में आएगी, अरे हाँ या ना। तो आइस में जो स्पेसिफिक हीट होगा, मतलब आइस से जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर वेपर में जो बढ़ेगा, तो 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये अपने को स्टैंडर्ड लेके चलना है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी को, ये स्टैंडर्ड अपने को याद रखना है। जब भी क्वेश्चन कराऊंगा ये मैं दूंगा ही नहीं, आपको रटा होना चाहिए। हाँ, IIT JEE या नीट वाला कभी भी इसकी वैल्यू बदल आपको अपने हिसाब से देख लेना है ना, उस वक्त आपको ये ना याद रखते हो, उनकी वैल्यू यूज कर लेना है। चलो बहुत अच्छे सर, ये तो हो गया गर्म करने में। अब गर्म करने में हमको कोई दिक्कत, अब सर लेटेंट हीट का बता दो, जब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको फेस चेंज करते हैं, तब का बताओ। तो बेटा देखो, पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बेटा, वो होता है 80 कैलोरी पर, अब सुनो, लेटेंट हीट जो है 80 कैलोरी, क्योंकि ml, तो यहां पर आएगा क्या, 80 कैलोरी पर ग्राम, अरे हाँ या ना, 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। इसकी यूनिट देख लो ना, सही बात है। तुम चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो जूल में, कैसे करोगे सर, 4.2 इंटू 80, ये हो गया जूल में, अरे बोलो ना। और नीचे फिर ग्राम है तो उसको भी केजी में कन्वर्ट नहीं आया, क्लियर है ना। जनरली लेटेंट हीट बड़ा होता है कि स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट सर आप देख सकते हो, स्पेसिफिक हीट जनरली 1 है उसका, जबकि लेटेंट हीट कितना है, समझ रहे हो क्या। चलो तो भाई ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, है ना बेटा, ये वाटर के लिए अपन बात कर रहे हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा बेटा, तो 540, अरे बाप रे 540, मतलब तो सोच, तो 1 ग्राम स्टीम बनाता है और 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करता है पानी में, बहुत बड़ा अंतर है। तो सोच रहे कितना, लगभग कितना जा रहा है बता,
अरे बोलो, लगभग 6 गुना से ज्यादा ही है। अरे बोलो, 7 के करीब है ना। तो मतलब बहुत, मतलब स्टीम बनाने में हमें बहुत मेहनत। तो अब आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जब हम स्टीम बनाया करेंगे ना तो हमको थोड़ा सा ज्यादा हीट लगेगा। अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो ये अपने को डाटा क्लियर है। जल्दी जल्दी छाप, फटाफट छाप और रट ले इसको हमेशा के लिए। क्लियर, सबने लिख दिया? चलो बहुत अच्छे। हाँ बेटा, क्या नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है ना, हमने गर्म करके देखा। ये स्टैंडर्ड है, ये मैं लिखवा रहा हूँ। कल को आईआईटी में आपको देखा तो वो वैल्यू भी दे सकता है अपने को। वो बोलेगा हमने तो भैया नमक डाल के गर्म करा था भैया, तो उसके हिसाब से दे देगा वो, है ना। चलो तो अब लिखो लास्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सही बात है क्या? प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। जब भी तुम पानी को एक दूसरे में मिलाते हो तो क्या होता है? सर ज्यादा वाला गर्म पानी कम वाले गर्म पानी को गर्म कर देते। मतलब एनर्जी लॉस नहीं मानते हम मानते कि सर इसने इसको गर्म कर दिया, मतलब आपस में हीट एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, बस। सही बात है क्या? तो हम ये बोलेंगे कि हीट, अच्छा जो हाई टेम्परेचर वाला होगा वो क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। तो अपन बोलेंगे हीट लॉस बाय हायर टेम्परेचर। क्या बोला बेटा? हीट लॉस बाय हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय लोअर टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोअर टेम्परेचर, ये भैया आपका खत्म। ये आपका प्रिंसिपल है। इसी के अकॉर्डिंग अपने को सारी चीजें देखनी है। जब भी मिक्सिंग होगी तब ये प्रिंसिपल लगेगा। ये कब लगेगा? जब भी मिक्सिंग होगी। क्लियर? या फिर कोई दो सॉलिड को पास में रखा या सॉलिड लिक्विड को पास में रखा, डाल दिया अंदर, है ना। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कभी देखा होगा ना कि हमने कोई लोहे की रोड ली, उसको गर्म कर दिया बहुत ज्यादा और पानी में डाल दिया, तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? जो सॉलिड है, अरे आपने क्रैकर्स अभी कभी जलाया हो तो फुलझड़ी को आप पानी में डाल देते हो ना कि किसी के पैर में नहीं लग जाए, तो अपन वहाँ पर वो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर थोड़ा सा, और क्या, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो सॉलिड है वो अंदर गया तो उसने खुद की हीट से पानी को भी गर्म करा और खुद को ठंडा भी करा। जितना ठंडा होगा उससे थोड़ा पानी और हमारा टेम्परेचर, अच्छा ये कब तक गर्म करता रहेगा पानी को? जब तक ये दोनों इक्विवेलेंट पर, दोनों का टेम्परेचर हमेशा बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का टेम्परेचर अक्सर बराबर किसके होगा? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, लगभग उधर ही आना पड़ेगा उनको। हालांकि वो तो बाद में आएंगे, मगर हाँ इस तरह से काम चलता है इसका। तो ये तो हुआ भी इसका। ये इतना डाटा अगर आपको याद है, रटा हुआ है, मतलब आपने कैलोरीमेट्री समाप्त कर दिया। बात समझे क्या? है ना। अब सुनो, अब तुम्हें मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, तुम लोग मुझे आंसर बोलना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन है ये, बेटा मुझे ना 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम आइस को, वो भी कितना डिग्री सेल्सियस में है ये? सर -10 डिग्री सेल्सियस में है। कितना डिग्री सेल्सियस में? मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? 120 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। कितनी? 120 डिग्री सेल्सियस की। ये हटा दूं क्या मैं पूरा? अरे बोले याद हो गया कि 80 और 540? बहुत बढ़िया। अब सुन, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या अपन एकदम से कन्वर्ट करते हैं कि धीरे धीरे जाते हैं? स्टेप वाइज चलो बढ़ते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे सर, इस आइस को पहले 0 डिग्री की आइस बनाएंगे, हाँ या ना? अरे इसको पहले 0 डिग्री की आइस, फिर 0 डिग्री की आइस से ये 0 डिग्री का वाटर बनेगा। अरे बोलो भैया, 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा। फिर बेटा 0 डिग्री के वाटर से क्या बनेगा? ये बोलो 0 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री का वाटर। सबको समझ में आ रहा है? 100 डिग्री का वाटर। और फिर 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री की स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, और फिर 100 डिग्री की सेल्सियस की स्टीम से नहीं आया। अच्छा क्या मैं इसकी एनर्जी का सम कर दूंगा? मेरा आंसर हाँ या ना? करेंगे अपन? चलो देखो सुनो मेरी बात। हम एमएस डेल्टा टी, बेटा 10 ग्राम में बोलो हाँ। एम बेटा मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो एमएस डेल्टा टी, और फेस चेंज करूंगा तो एमएल। तो एम ये ग्राम में बेटा, है ना, तो मेरा आंसर आएगा कैलोरी में। तो एम एस बेटा, एस किसके लिए? आइस के लिए 1/2 एम एस डेल्टा टी
डेल्टा टी जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी 10 है ना, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे 10। हालांकि मैंने 10 ग्राम लिया है, उसको ज़्यादा मुझे लेना चाहिए, 10 ग्राम तो ज़रा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कितना हो जाएगा सर 50, तो इसको मैं लिख दूँ 50 कैलोरी। बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलो यहाँ पर मैंने लगाया, क्या लगाया सर, ms डेल्टा टी। तो अब यहाँ लगाएंगे क्या, Q इक्वल टू ml है ना, 10 ग्राम है इंटू लेटेंट हीट कितने हैं 80, तो ये हो जाएगा कितना 800 कैलोरी। अरे बोलो ना भाई 800 कैलोरी हो जाएगा है ना। अच्छा भैया इसकी फिर अपन यहाँ से यहाँ पर बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, ms डेल्टा टी। तो भैया यहाँ पर ms डेल्टा टी। अच्छा अब ध्यान से यहाँ पर m क्या है सर 10, s कितना है सर यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर पानी है, तो s1 डेल्टा टी कितना बेटा 100, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 1000 कैलोरी। अच्छा इसी को मैं बोलूँगा 1 किलो कैलोरी। हालांकि तो अभी का मैं तुम्हें इसलिए कैलोरी में चल रहा हूँ, मगर आगे जाकर जब तुम 1 किलो पानी गर्म करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम मास को डालोगे 1000, तो 1000 इंटू तुम यहाँ पर करोगे कितना, s लिखोगे 1/2 और फिर यहाँ पर डेल्टा टी लिखोगे 10, तो 5 हट जाएगा, तो 5 किलो कैलोरी लिखना पड़ेगा आपको। फिर समझ में आगे के बाद है ना, तो ये अपना ये हो गया। इसके बाद यहाँ से कितना है ms डेल्टा टी, ये ml है, तो मैं यहाँ पे जल्दी बोलो ये कितना है 10 और ये कितना है l कितना बेटा 540, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के क्या हो जाएगा 5400 कैलोरी है ना। फिर यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू डेल्टा टी, मतलब ये हो जाएगा सर 20, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये 100। अरे बोलो ना भाई, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। अब टोटल का सम बोलोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, क्यों कितना लगा सर हमें, सर 50 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400 प्लस 100, तो भाई आंसर बोलो कितना आ रहा है, 73750 कैलोरी, या मैं ऐसा बोल दूँ 7.35 किलो कैलोरी इज आर आंसर। समझ में आया क्या, आसान था ना। कभी हमको उधर से इधर का मतलब ये हमको हीट देना पड़ रही है उसको, क्योंकि हम गर्म करने जा रहे हैं। अच्छा उसको उल्टा करते तो वो हीट हमको निकाल के देता, रिलीज करता फिर, अरे हाँ या ना, है ना। तो भैया ये इस तरह से करा जाएगा। अच्छा इसमें इसी के दौरान मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ लास्ट जो चलेगा इसका, इसके बाद अपनी थियरी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। अच्छा एक चीज याद दिलाना, जब भी अगली क्लास होगी ना अपनी इसकी, अगली जब भी इसकी क्लास होगी ना बेटा, तो एक चीज याद दिला देना आप लोगों को, मुझे ना वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन का डिफरेंस बताना है अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में क्या बताने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर। हालांकि ये लास्ट ग्राफ पढ़ लो, आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है बेटा, जो भी अपन ने करा ना, जो अपन ने कांड करा है अभी, है ना, सुंदर कांड सुंदर है ना भाई। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अब ना इस चीज को अपन थोड़ा सा ग्राफ पे कन्वर्ट कर देते हैं ना। यहाँ पर एक्चुअली ये इस तरह से बनाया जाता है। ये तुमने देखा है क्या कभी ऐसा ग्राफ, ये कभी तुमने केमिस्ट्री में शायद देखा होगा, सही बात है क्या। तो इसमें तुमको ये पता है कि जैसे कितने टेम्परेचर पर कितना क्यू, मतलब कितनी हीट चाहिए होती है। जैसे मैं इधर क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और उधर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सुनो, ये पहले अभी -10 डिग्री की आइस होगा मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे, अभी उसी क्वेश्चन पे एग्जाम्पल। तो -10 डिग्री की आइस से पहले क्या हुआ सर इसका टेम्परेचर राइज करा, तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो इसलिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनी। तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, हाँ या ना। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर बेटा अपन क्या बन गए, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, फेज कन्वर्जन। तो भैया यहाँ पर ये लेंथ जो होगी बेटा, इसको नाम दे रहा हूँ मैं L1। इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं L1। और आप बोल भी सकते हो कि इसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सर ये। अच्छा तुम मुझे बताओ L1 बड़ा कि L2? समझ में आ रहा है क्या सर? देखो फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मगर सर इसमें इतनी हीट लगी, यहां से यहां तक की हीट लगी, जबकि लेटेंट हीट में क्या होना चाहिए, वेपोराइजेशन वाली में 540। तो क्या मुझे ऐसा बोला जाए कल को कि ये L1 है और ये L2 है, तो बता बड़ा कौन, L2। तो L2 इज ग्रेटर देन L1, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अच्छा तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री, ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है क्या। और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम वेपर, और फिर 100 डिग्री वेपर के बाद 120 डिग्री की वेपर। अब जो भी तुम चले जाओ 120 डिग्री की
वेपर। अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है क्या? है ना, समझ में आ रहा है क्या? तुमने L1 L2 को कंपेयर कर लिया, बोलो हाँ। और एक लास्ट कंपेरिजन करो, θ1 θ2 और θ3। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर बता दो बस मुझे, और आज की क्लास खत्म। θ1 θ2 θ3, बेटा जल्दी बताओ, ऑर्डर बताओ इनका, ऑर्डर बता दो। टाइम कितना है? टाइम हो चुका है अपना 1:17, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ऑर्डर बता दो बस, ऑर्डर। कैलोरीमेट्री खत्म, मुझे क्या बताना, बस एक ही चीज बताओ, कौन सी? वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। इसका बस जल्दी से मुझे बता दो। थीटा को देखना बेटा, इसकी स्लोप क्या दे रही है? तुम देखो यार, θ1 इसके लिए, θ2 इसके लिए, θ3 इसके लिए, सोच के बताओ। फॉर्मूला देखो ना बेटा, फॉर्मूला देख। Q इक्वल टू ms डेल्टा, दिमाग लगा, जल्दी बता, दिमाग लगा। एस को जानता है क्या तू? स्लोप देखना है बेटा अपने को, θ1 की स्लोप। डेल्टा टी वर्सेस क्यू का ग्राफ है, डेल्टा टी वर्सेस क्यू का ग्राफ है। तो यहां पर ऐसे ना, तो क्यू बाय, एक मिनट, डेल्टा टी बाय क्यू, डेल्टा टी बाय क्यू इजिकल टू वॉट? 1/ms। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मास तो कांस्टेंट था, तो ये क्या है? स्लोप है बेटा, ये क्या है? स्लोप है सर, स्लोप। समझे क्या नहीं तुम? स्लोप। तो सर जिसका एस कम उसकी स्लोप, सही बात है। तो सर हमको अभी करनी है बात θ1 θ2 और θ3 में। तो सर सुनो, सर एस किसका कम था? एस वाटर, एस आइस, एस वेपर। सर एस आइस और एस वेपर बराबर 1/2। अरे याद करवाया था। और पानी के लिए 1, तो पानी के लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा, तो उसकी स्लोप, तो पानी कहाँ है? ये रहा, ये SW है बेटा ना। तो सुनो मेरी बात, तो इसका S ज्यादा तो इसकी स्लोप कम, मतलब θ2 को क्या होना चाहिए बेटा? कम। और θ1 इक्वल टू θ3 होना चाहिए, और उसको बड़ा होना चाहिए θ। सही बोल रहा हूं ना मैं भाई? जिसका S कम, इनका S कम था ना, तो उसकी स्लोप ज्यादा, और एक कम आंसर आ गया। ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। IIT मेडिकल दोनों में पूछा है। क्या अपनी बात समझ में आ गई? क्या लेटेंट हीट का अपने को लेंथ, ये लेंथ से भी समझ में आ गया ग्राफ का। तो आज मैंने बहुत सारी चीज सीख ली भाई साहब। अब अगली बार जब मैं मिलूंगा आप लोगों को, तो वेपोराइजेशन इवेपोरेशन पे बात कर लूंगा, और जो अपने को कुछ भी दाल गर्म करनी है प्रेशर कुकर में, तो कहाँ जल्दी गर्म हो जाएगी, पहाड़ में या ग्राउंड में, है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत 2-3 होंगे, वो करा दूंगे। और फिर बाद में अपन उसके क्वेश्चन क्या करेंगे, पानी वाले मिक्स वाले, पानी को मिक्स करें, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करें, एंड ऑल। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अपना ये वाला लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।